अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का दुरुपयोग होता है? प्रथम दृष्टया लगता है हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा हाईकोर्ट के आदेश से प्रतीत होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और आज उन्होंने अपने अखबार में ये छापा कि उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक 120 लोगों पर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया और उनमें से 94 केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। यानी वो एनएसए फर्जी पाए गए, वो एनएसए अनुपयुक्त पाए गए, वो एनएसए लगाने योग्य नहीं मामले थे। यानी कानून का खुलकर दुरुपयोग किया हुआ। 120 में 94 केसेस खारिज कर दिए हाईकोर्ट ने एनएसए के। यानी 80% मामले खारिज कर दिए गए, गलत पाए गए। एनएसए एक ऐसा ड्रैकोनियन कानून है जो किसी भी व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्र सरकार संदिग्ध मानते हुए बिना ट्रायल किए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। इसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम है कि हाईकोर्ट में वो संबंधित व्यक्ति अपनी पिटीशन डाल सकता है और उसके लिए भी एक बेंच अधिसूचित है। अपना वकील भी नहीं कर सकता कोई अगर इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती है। 1980 में बना यह कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। तो क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से लोगों पर, नागरिकों पर रासुका लगाई जा रही है? 80% मामलों में हां। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 120 मामले लगाए गए रासुका के जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक, उसमें 94 खारिज कर दिए गए। राजनीतिक मामलों में 34 में से 24 केस खारिज कर दिए गए। क्रिमिनल्स के मामले में, कम्युनल इंसिडेंट्स के मामले में 20 लोगों पर एनएसए लगाया गया और 20 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और कुछ चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिए हैं और मैं चाहता हूं कि उसकी चर्चा हो, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किसी भी नागरिक के लिए ठीक नहीं है। संविधान में जो आपको और हमें आजादी दी गई है उसके विपरीत है ये, और किसी भी राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग का बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अगर इस मसले पर डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो इस कानून का दुरुपयोग लगातार जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी कट कॉपी पेस्ट करते हैं। वो इस कानून के तहत क्या भाषा इस्तेमाल होनी है और क्या लिखा जाना है, यह एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और एसपी इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। सिर्फ मुलजिम का नाम, स्थान और थाना बदल जाता है, बाकी सारा मजमून ड्राफ्ट का वही रहता है। 120 मामलों में एक ही प्रकार की शब्दावली, एक ही प्रकार के इंसिडेंट, एक ही प्रकार की परिस्थितियां और चुने हुए कुछ शब्द कॉपी पेस्ट करके। यानी जिस कानून का इस्तेमाल बेहद संयम, बहुत सूझबूझ और बड़ी ही सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है। यह चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि बिना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए, बिना अपना दिमाग लगाए जिला अधिकारियों ने उस पर दस्तखत किए, क्योंकि इस कानून में एनएसए इंपोज करने का अधिकार या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी को है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को। कई राज्यों में यह अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इसका खुलकर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। 32 से ज्यादा जिला अधिकारी इसके दुरुपयोग के आरोपी पाए गए हैं। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा कानून या नियम नहीं है कि इन जिला अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या इनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड की जाए। 120 में 94 केसेस खारिज होना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे उदाहरण शायद आपको पहले देखने को नहीं मिलेंगे कि एनएसए का भयानक दुरुपयोग चल रहा हो। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि कई ऐसे मामले थे जो बेहद सामान्य प्रकृति के अपराध थे, जिनमें आईपीसी में पर्याप्त शक्तियां थीं दंड दिलाने की, लेकिन उनमें भी एनएसए लगाया गया। क्या राजनीतिक कारणों से लगाया गया?
या फिर यह शक्तियों के दुरुपयोग का मामला है, या फिर गलत हाथों में या गलत अधिकारियों ने इनका दुरुपयोग किया। तो जिनके हाथ में आपकी आजादी रहे या न रहे, इतनी बड़ी शक्ति कानून में दी गई है, वो अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि जो 94 मामले खारिज हुए हैं एनएसए के 120 में, सभी जिला अधिकारियों के विरुद्ध, सभी एसएसपी और एसपी के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड की जानी चाहिए कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों में बिना तथ्य, बिना सबूत, बिना पर्याप्त वजह के इस कानून का दुरुपयोग क्यों किया। यह एक गंभीर मामला है। अगर इस कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप कोर्ट में वकील भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसके समक्ष यह केस जाता है और आपको स्वयं आना होता है। यह हमारी न्यायपालिका की खूबसूरती है, यह हमारे न्यायपालिका की दृढ़ता है कि वो कानून का पालन कराना जानते हैं। वो अनाड़ी और नौसिखिए और दबाव में झुक जाने वाले अफसरों जैसे नहीं हैं। यही कारण है कि 120 में 94 केसेस खारिज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि तथ्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि अपराध कारित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई थी जिनके कारण एनएसए इंपोज किया जाए। आईपीसी में, सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान थे कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन एनएसए इरादतन लगाया गया। यह कानून के दुरुपयोग का दृष्टांत है, उदाहरण है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कानून में दी गई शक्ति का दुरुपयोग करके कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी एसपी, कोई भी थानेदार किसी को भी जेल में डाल सकता है? जवाब है हां। और आश्चर्य का विषय यह है कि जिनकी आजादी छीनी गई, जिनके ऊपर यह आरोप लगाए गए, जिनको जेल में डाल के रखा गया, और जो इस शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक भी एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर होती तो यकीन मानिए बहनों भाइयों, इस कानून का दुरुपयोग रुकेगा। जिस दिन जवाबदेही तय होना शुरू हो जाएगी, उस दिन इसका दुरुपयोग बंद हो जाएगा। और अगर दुरुपयोग बंद होगा तभी समाज में शांति स्थापित होगी, वरना कोई कारण नहीं है कि आने वाले समय में इससे हम कोई सीख और सबक नहीं लेंगे। यह जारी रहेगा और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस बात की उदाहरण है और यह बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून के दुरुपयोग का कितना जबरदस्त मामला सामने आया है। न्याय विभाग को भी चाहिए, जस्टिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस पर एक इंक्वायरी प्रोसीड करें। और मैं तो चीफ जस्टिस महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दें और इस तरह के मामलों की जांच कराएं कि वो कौन से अक्षम, अयोग्य जिलाधिकारी और एसपी हैं जो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करते हैं। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या इनको कानून की समझ नहीं है? या ये सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जिलों की कमान नौसिखिया, नासमझ, इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, अक्षम अफसरों के हाथ में है, जिन्हें कानून की समझ नहीं है, जो हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते हैं? ऐसे अफसर फील्ड में क्या कर रहे हैं? नियुक्ति विभाग को भी सोचना चाहिए कि ऐसे अफसरों को किसी भी हालत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य हैं, अक्षम हैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए। यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है और मैं चाहता हूं कि इस पर खुलकर डिबेट हो। पहले कुछ बयान सुने, फिर मैंने आज बहुत एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है ताकि हम इस मसले के एक एक बिंदु, एक एक पहलू पर चर्चा कर सकें। 80% से ज्यादा एनएसए के केसेस को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो अब आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार का चेहरा उजागर हुआ है।
निर्दोष लोगों को जेल भेजने की जो ये सरकार की कार्रवाई थी, तमाम जन आंदोलनों को करने वाले लोगों पर, सामाजिक राजनीतिक लोगों पर फर्जी तरीके से एनएसए का जो सरकार ने दुरुपयोग किया था, मैं सम्मानीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उन लोगों के साथ न्याय करने का काम किया है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से साथ में यह अपील करना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपको एहसास है कि आपने गलती की है, तो जिन अफसरों ने लगाया, गलत तरीके से लगाया, जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एसएसपीज ने लगाया, अगर आपके कहने पे नहीं लगाया था, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टेस्ट होगा। अगर आपके गलत दबाव पे नहीं लगाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और ऑनरेबल कोर्ट से भी कहूंगा कि उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते की जेल जरूर मिलनी चाहिए। 94 मामलों में ये पाया गया कि ये जो कोर्ट सरकार ने जो ये रासुका की कार्रवाई की है, ये गलत की है। और छोटे छोटे मामलों में, जैसे कि कोविड-19 के दौरान अगर कोई मेडिकल टीम पर किसी ने ईंटा चलाया, पुलिस वालों से कोई झड़प हो गई, तो उन सब लोगों को भी चिन्हित कर करके रासुका में बंद किया गया था। तो इन सभी को कोर्ट ने पाया कि ये देश के प्रति किया गया अपराध नहीं है, या ये इसमें रासुका की श्रेणी में अपराध नहीं आता है। आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि बेहद गंभीरता से इस डिबेट को सुना जाए। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीबी पांडे साहब फार्मर जज हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक सिंघल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं और होम डिपार्टमेंट के चीफ भी रह चुके हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने उम्मीद है कि वो पढ़ लिया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 में से 94 मामले एनएसए के खारिज कर दिए हैं, यानी 80% से ज़्यादा केसेस फर्जी तरीके से आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने नागरिकों पर इंपोज किए, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अक्षम और अयोग्य अफसरों के खिलाफ आप कार्रवाई कब कर रहे हैं? ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की राज स्थापित करने के लिए जो अनस तनवीर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। यस ओपी सिंह जी, गो अहेड। जी, तो ब्रजेश जी, सरकार ने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनएसए, पास्को कोड, फास्ट ट्रैक, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है जिससे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। 120 में से 94 दोष मुक्त हो चुके हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि जिन लोगों के ऊपर एनएसए लगाया गया, वो समाज के मार्गदर्शक नहीं थे, वो संत समाज के नहीं थे, वो सज्जन नहीं थे। जिन पर भी लगाया गया, उन्होंने देश में, प्रदेश में अशांति फैलाने का काम। ऐसा आप कह रहे हैं कि अशांति फैला रहे हैं ना, हाईकोर्ट नहीं मानता, एक सेकंड, उन्होंने गलत माना है। बिल्कुल माना है। मैं आपका कहा मैं विरोध कर रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसको सुन लीजिए, इसके बाद जो आपको पूछना वो पूछिए। मैंने कहा कि जिन लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाइयां की गई हैं एनएसए के खिलाफ, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये सज्जन पुरुष नहीं है, ये समाज के वो अपराधी हैं, वो बड़े बड़े अपराधी हैं जिनको कुछ दलों का संरक्षण प्राप्त है, जिसको प्रदेश और देश की जनता आज दिन भर देख रही है, इसके पहले देखती आई है। आप कानून के दुरुपयोग का समर्थन करते हैं ओपी सिंह जी? नहीं, कानून का दुरुपयोग का समर्थन करता तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इन अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्रवाई कब कर रहे हैं जिन्होंने 94 फर्जी एनएसए केस लगाए? एक सेकंड, यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं। एनएसए केवल एनएसए नहीं लगता, जब उसके विरुद्ध तमाम धाराएं होती हैं, तमाम आपराधिक रिकॉर्ड होता है, तो उसमें जिलाधिकारी को पावर है, वो एनएसए लगाते हैं। तो पावर का दुरुपयोग करेंगे आप? नहीं, सुन लीजिए, हो सकता है कि अधिकारियों द्वारा जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें कोई त्रुटि हो, या हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, आप सुने, आप तो स्वयं विद्वान व्यक्ति हैं और पत्रकार भी रहे हैं। एफआईआर में एक तरह की भाषा, और जो फर्द तैयार की गई एनएसए की, वो कॉपी पेस्ट थी, और 30 से ज्यादा मामलों में एक ही भाषा, एक ही शैली, सिर्फ नाम, थाने का पता और जिला बदला हुआ था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही है,
हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक कम से कम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो हो, पता तो चले कि कौन अक्षम अयोग्य लोग यहाँ फील्ड बड़े- में बड़े- महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं? सुनिए, ऐसा है ब्रजेश जी, मेरी सरकार में नहीं, बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं। जब कोई महत्वपूर्ण मामले में अपराधी छूटता है तो उस अधिकारी के कार्यप्रणाली की समीक्षा होती है। मैं ही नहीं करता, इनके जो अधिकारी जो ऊपर के बैठे ओके। वो समीक्षा करते हैं कि आखिर त्रुटि क्या थी। देखिए, इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से 2016 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिला मैं ऐसा अपराध- करता हूं, सीबी पांडे साहब के पास चलता हूं, हत्या पूर्व लूट जज के हैं। मामले में थैंक यू ओपी सिंह उत्तर जी, प्रदेश शुक्रिया देश में आपका। प्रथम रहा। धन्यवाद। आज अपराधों में गिरावट हुई है। धन्यवाद। आज हत्या, महिला हत्या और तमाम तरह के अपराधों में गिरावट वो हुई है। हम लोग देखते हैं चैनलों पर भी, अखबारों में भी, क्या हालत है उसका वक्त अभी जिक्र करने का नहीं है। सीबी पांडे साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व जज रह चुके हैं। पांडे जी, मैं समझना चाहता हूं 120 में से 94 एनएसए केसेस खारिज होना, ये किस प्रकार का, क्या ये दुरुपयोग का मामला बनता है या नहीं बनता है? तो पहले मैं एक शब्द में कहूँगा कि ये घनघोर दुरुपयोग कानून का हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये कानून की समझ ही भी इस सरकार को नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि डेमोक्रेसी में जो कुछ भी होता है वह रूल ऑफ लॉ के अनुसार होता है, और रूल ऑफ लॉ क्या है वो इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए जो मनमानी ढंग से जो कानून जहाँ नहीं लागू होता है वहाँ लागू करिए, और जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ भी कुछ न कुछ कर लीजिए। वो बहुत दिन पहले का उदाहरण देता हूँ कि इन्होंने हर चौराहे पे लोगों को फोटो लगा दिया था कि इन लोगों ने अपराधी है, कोई कानून इस प्रदेश में था नहीं, और उसको उन्होंने फोटो लगा के और सबको डिस्प्ले कर दिया चौराहे चौराहे पे कि ये अपराधी है। फिर आपने देखा होगा और आपने साथ बहस भी कराई थी कि हाई कोर्ट इंटरफियर किया और कहा कि बिना कानून के आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देश में कानून राज चलेगा कि किसी का मनमानी राज चलेगा। उसी तरह एनएसए है, एनएसए जो है वो एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। कानून के आने वाले समय में कोई इतना बड़ा अपराधी है जो कि बहुत बड़ा अपराध कर सकता है, उसको रोकने के लिए, न कि कोई अपराध हो रहा है उसको दंड देने के लिए। ये प्यूनिटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। और ये प्रिवेंटिव में इनको इतनी समझ नहीं है कि क्या प्यूनिटिव है और क्या प्रिवेंटिव है। आप काउ स्लॉटर को, आप गाय हत्या कर दी गई तो प्रिवेंटिव तो ही नहीं, वो तो अपराध हो गया। और उसके लिए प्रदेश में, देश में कानून है कि काउ स्लॉटर के मामले सर, कॉपी पेस्ट का आलम सुने तो आपको हंसी आ जाएगी। उसके लिए कानून और मतलब किस तरह की सर्विसेज से ये लोग सिलेक्ट होके आते हैं, मतलब मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है। 30 से ज्यादा एफआईआर केसेस में ये लिखा गया, एक लाइन लिखी गई, भय और आतंक के माहौल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। ये शब्द 30 से ज्यादा मामलों में एक साथ लिखा गया है। ये सभी वो अब यही कॉपी समझने पेस्ट की बात है। हाई कोर्ट ने कहा ये कॉपी पेस्ट चल रहा है कि इनको कानून कॉपी, यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको समझ ही नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं लेकिन कानून की समझ ही नहीं है कि कानून का क्या मतलब होता है और सिटीजन को, क्या किसी भी व्यक्ति को क्या राइट्स मिले हैं। आप सभी जानते हैं कि सबको राइट टू लाइफ है जी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी को इस तरह से कर नहीं सकते। क्या इन बिना अधिकारियों ट्रायल और के बिना खिलाफ उसके डिपार्टमेंटल खिलाफ इंक्वायरी कार्रवाई का प्रोसीड मौका की दिया, जानी उसके चाहिए? खिलाफ सर, आप ऐसा कर नहीं मानते सकते। हैं? नहीं, इसमें एक बात मैं कहूंगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रिकमेंडेशन करते हैं, मजेदार बात ये है कि वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके होम सेक्रेटरी तक सभी रिस्पॉन्सिबल है और सबको दंड मिलना चाहिए। होम सेक्रेटरी बताइए स्टेट कैसे कर दिया। फॉर्मर अगर चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सेक्रेटरी और गलती उत्तर किया, प्रदेश में तो गृह होम विभाग सेक्रेटरी के की पूर्व responsibility मुखिया थी कि उसको दीपक recommend सिंघल करना। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी रहे हैं और प्रमुख सचिव गृह भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिंघल साहब, इस बेहद क्रूसियल और महत्वपूर्ण डिबेट में समय निकालने के लिए। सर, 120 में से 94 मामले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। कानून के दुरुपयोग का यह स्पष्ट प्रमाण है। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जिन अयोग्य, अक्षम और नकारा अफसरों ने ऐसा कारित किया उनके विरुद्ध कम से कम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो की प्रोसीडिंग होनी चाहिए? ब्रजेश जी नमस्कार। बहुत आपने महत्वपूर्ण बिंदु आज उठाया है। तो मेरा ये इसमें कहना है कि देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 8-9 साल मैं भी रहा हूँ, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे हमारे जुडिशरी के साथी बता रहे थे कि ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये प्यूनिटिव मेजर नहीं है।
और आपने कहा कि जैसे बहुत सी जगह कट एंड पेस्ट हो गया है, तो इस एक्ट का अगर मान लीजिए डिटेंशन को अगर इतने मास पैमाने पर इसको माननीय न्यायालय द्वारा सही नहीं ठहराया जाएगा तो ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है। लेकिन इसका परीक्षण हर एक केस का पृथक रूप से किया जाना चाहिए। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सेक्शन 3 जो होता है उसमें एक्ट में, सेक्शन 3 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फेक्शन है, और सेटिस्फेक्शन बिल्टअप होता है पुलिस की रिपोर्ट पे, और उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब एनएसए लगाया करते थे अपने ज़माने में, याद है, तो उसका रात रात भर बैठ के खुद पढ़ते थे कि भाई पुलिस से क्या रिपोर्ट है, जो कंसर्न एसओ उसको भी एग्जामिन करते थे, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं वो भी एग्जामिन होते थे, और डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे साइन करने से पहले खुद सेटिस्फाइड होते थे कि ये पूरा। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो किसी ऐसा व्यक्ति जो जिस पे नहीं लगना चाहिए उस पर भी इसका उपयोग हो गया हो, और या फिर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ हो, क्योंकि माननीय न्यायालय तो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। अगर कानून के परिधि में डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर वो सर डॉक्यूमेंटेशन से आपका मतलब फैक्ट और एविडेंस है? मेरा मतलब बिल्कुल अभिप्राय बड़ा क्लियर है कि आप उसमें लिखा है सेक्शन 3 में कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्बेंस के लिए आपके हो सकता है, या आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए हो सकता है, या कुछ एसेंशियल कमोडिटी के सप्लाई। 3 ही कारण उसके अंदर सेक्शन 3 में यहाँ ध्यान है कि उसमें किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसका पब्लिक ऑर्डर एंड मास्ट उसका रिलीज होने की वजह से आगे सर आप रिटायर होने के टाइम के बाद भी इसको याद रखे हैं, ये सराहनीय बात है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 80% कलेक्टर्स, उनको पता नहीं होगा कि किस सेक्शन के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है। नहीं, मैं तो विदेश जी से इस बात से सहमत नहीं हूंगा कि कलेक्टर को ये अधिकार ये पता नहीं होगा, सेक्शन 3 नहीं होगा तो ये तो चिंता का विषय है। तो सर 120 में से 94 मामले कैसे? अगर आप चीफ सेक्रेटरी होते और आपके समक्ष में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता तो आप क्या कार्रवाई करते? देखिए, मैं निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्रवाई जो मीडिया के लिए भी विषय बन गया है और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, तो मैं आपसे ये तो ज़रूर अपने तरफ से प्रयास करता। अगर आप जो ऐसे कहते हैं अगर आप होते तो क्या करते, कि हर केस को एग्जामिन करना एक बात बहुत ज़रूरी है, जिसमें डीजी प्रोसिक्यूशन भी हो और होम डिपार्टमेंट भी हो, होम सेक्रेटरी भी हो और डीजीपी भी हो। तो ये तीनों मिलके जो है इसके केस बाय केस एक बार रिव्यू कर लें, लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन लेके कि इसमें जो फेलियर हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। फिर आपको जो वहाँ पे जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद जाना पड़ता है। वो आज के ज़माने में ये भी बहुत हो रहा है कि हम लोग तो अपने टाइम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब एडवाइजरी बोर्ड पे थे खुद जाते थे। आज के टाइम में हम लोग सुनने में आता है कि बहुत से ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स को भेज देते हैं और वहाँ सीरियसली बात पुटअप नहीं होती है माननीय जुडिशरी के सामने, तो बात वो खारिज हो जाती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो सकता है, लीगल फेलियर भी और आपको लगता है कि ये दुरुपयोग का मामला भी बनता है? देखिए, ये तो केस टू केस बेसिस पे देखने में, बिकॉज ये सारे केसेस जो रिजेक्ट हुए हैं इसको पढ़ना पड़ेगा किसी को, तभी कुछ बता सकते हैं कि ये धन्यवाद सर। मैं डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, 120 में से 94 एनएसए के केसेस हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। प्रथम दृष्टया ये कानून के दुरुपयोग का मामला प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दोबारा ये प्रशासन जो सरकार के कहने पे कम से कम गलत काम तो ना करे, और जो जिम्मेदार उसमें होम सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनके निर्देशानुसार ये हुआ है, उन पे अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो ये कार्रवाई दोबारा भी हो सकती है। इसलिए दोबारा इसको रोकने के लिए कि ये रिपीटिशन ना हो, तो मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जो लोगों के ऊपर एनएसए लगा देते हैं, आप सोचते हैं कि आप निर्दोषों को सजा दिलाना या उनके ऊपर एफआईआर कर एनएसए लगाना कितना बड़ा पाप है। इसके मतलब आप कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष से ये लगा रहे हैं। जो राजनीतिक आपके विपक्ष के नेता है या विपक्ष जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लोग, उनके ऊपर आप एनएसए लगा देंगे। और जैसा आप कह रहे हो कि 30 जो यहाँ पे केसेस हैं उनमें भाषा एक सी है, इसके मतलब इतनी भी जहमत नहीं उठाई, उनको आदेश मिला कि नहीं फलाने के ऊपर एनएसए लगाना है, तो उन्होंने कहा भैया बाबू लाओ, भैया फाइल लाओ, कौन सी फाइल है, तो बाबू अच्छा बाबू भी क्या करे, जब उसको कहा गया कि बना के लाओ तो वही फाइल बना लाया। वही तो नहीं, आप सुनिए, उन्होंने कहा बाबू से कहा फाइल लाओ,
तो बाबू फाइल ले आया, बोला आप क्या करना है सर इसका बताइए। तो क्या पहले में क्या भाषा लिखी गई थी, अरे इसी की टू कॉपी कर दो, जल्दी मुख्यमंत्री के यहाँ जाना, टाइम नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा 5 मिनट में पेश करो, तो 5 मिनट में तुरंत एज वो बेचारे को पता भी नहीं उस पे एनएसए लग रहा है, एज इट इज उसकी खाली थाना, नाम, पता, गांव बदला और बाबू ने लाग रख दिया। डीएम साहब ने साइन किया, आगे बढ़ा दिया, हमने काम कर दिया। तुरंत फोन आ गया, सर हमने भेज दिया सर, उस साले को मैं ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हमने उस पे एनएसए लगा दिया। इस तरह की अगर तो ये दुरुपयोग का मामला है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अफसरों पर? कार्रवाई, सजा होनी चाहिए। एक बार अगर सजा हो जाएगी ना किसी अधिकारी को, और मैं कह रहा हूं कि हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे ये अधिकारी जो समझ रखा है, जिन्होंने ये जो नेताओं के जो सरकार चल रही है, सरकार के कहने पे जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं ये। और लोकतंत्र में जब वो लोकतंत्र का मजाक उड़ने लगता है तो वो तानाशाही में कन्वर्ट हो जाता है। ये तानाशाही भाषा है। धन्यवाद भदौरिया जी। मेरे साथ अनस तनवीर जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मामलों के एक्सपर्ट भी हैं, खासे जानकार व्यक्ति हैं। तनवीर भाई बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। पहले तो मुझे बताइए कि ये एनएसए कितना खतरनाक ड्रैकोनियन है, दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, तीसरा 120 में से 94 मामलों का खारिज होना, ये किसको किस तरह से, आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, अभी कुछ वक्त पहले इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट ने एक बात कही थी कि ये लॉ का प्रयोग करते हैं लॉलेसनेस फैलाने के लिए, और जैसे इन्होंने अपनी 30 एफआईआर, जैसा आपने जिक्र किया, लिखा है कि भय का माहौल व्याप्त हो जाता है, तो असल मकसद एनएसए लगाने का यही है कि भय का माहौल व्याप्त हो जाए। अब आपको ये समझना है कि ये कानून का जननी कौन है, जनक कहां से है। रॉलेट एक्ट अगर किसी को याद हो तो रॉलेट एक्ट उसी के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग कांड हुआ था जी, ये उसी का पोता है। आप एनएसए, यूएपीए, इन कानूनों को छुआड़े की तरह नहीं बांट सकते। ये स्पेशलाइज्ड कानून है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होने पे इस्तेमाल होता है। जैसे जज साहब ने कहा, पांडे साहब ने, कि प्रिवेंशन के लिए है। आप यहाँ पे क्या करें, आप कफील खान साहब का केस ले लीजिए। कफील खान साहब को अरेस्ट किया गया था 40 दिन बाद उन पे एफआईआर होने के, उनकी स्पीच के बाद। उस 40 दिन के बाद उनको अरेस्ट किया, जब उनकी बेल हुई, उस बेल के ऑर्डर को रिसीव करने में थोड़ा वक्त लगाया गया, और उनके खिलाफ जो कांस्टेबल की रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट को उठाया डीएम साहब ने, उस पर मोहर लगाई और कहा अब एनएसए लग गया। फिर उस एनएसए को एक्सटेंड किया गया। जो एक्सटेंड किया गया, आज तक किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, और मैंने बहुत कोशिश की है ये जानने की कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स कौन हैं। इस पे कुछ तो सामने होना चाहिए, कहीं वेबसाइट होनी चाहिए, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन है वो लोग, ये अभी हमारे सामने नहीं। आप ये मानते हैं कि प्रथम दृष्टया ये कानून का दुरुपयोग का स्पष्ट और बड़ा प्रमाण है? जी जी बिल्कुल, एकदम सामने सामने ये पूरा दुरुपयोग है। और ये जो वक्त चल रहा है, अगर ऐसा वक्त नहीं होता, 120 में से 94 केस अगर ऐसे खत्म होते हैं तो लोगों की नौकरियां जाती हैं, लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होती है, सरकार के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए और जस्टिस के लिए बहुत धन्यवाद की बात होती है। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की एक स्पोक्स पर्सन है। सुचि जी, अधिकांश मामलों में एक जैसी शब्दावली, एक जैसी बातें, एक जैसे तथ्य और एक जैसे घटनाक्रम का वर्णन करके गलत तरीके से एनएसए का दुरुपयोग लगाया गया। 94 मामले फर्जी पाए गए। ये क्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल, ये राजमद है और सत्ता का अहंकार योगी सरकार के सर पर चढ़कर बोल रहा है। और किस तरह सत्ता का और ब्यूरोक्रेसी का जो ये संरक्षण है, ये जो सिंडिकेट है, ये जो नेक्सस है, ये पूरे प्रदेश में अराजकता, वैमनस्यता और फॉसिज्म को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि अगर 80% मामले इसमें फर्जी हैं और सरकार को जरा भी इसकी वेदना नहीं, तो मेरा तो अनुरोध है कि इस पर दंडनीय कार्यवाही उन अधिकारियों पर होनी चाहिए। लेकिन बात संरक्षण की आती है। हाथरस के मैटर में हमने देखा कि आखिरी मोमेंट तक योगी जी ने उस जिलाधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं करी। तो जहां संरक्षण है और जहां सरकार के मंसूबे इस अफसरशाही के माध्यम से बाकायदा सिस्टम में बिठाए जा रहे हैं, जैसे गौकशी का आपने उदाहरण दिया, तो ऑब्वियसली एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, विपक्ष को दमन करने के उद्देश्य से। और रही बात पॉलिटिकल केसेस में भी जो क्लासिफिकेशन है 25 लोगों पर राजनीतिक कारणों से, जो पॉलिटिकल लोग थे, 25 पर एनएसए लगाया गया।
20 खारिज कर दिए गए केसेस। जी, ये विरोध और विपक्ष को दमन का ये रास्ता है हर लिहाज से। और जहां तक आपने कट कॉपी पेस्ट कहा, तो मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, और योगी सरकार के पास बुद्धिमत्ता और मौलिकता दोनों का अभाव है। आप देखें, हाथरस में भी जब एसआईटी गठित हुआ और चार्जशीट दिल्ली में सबमिट हुआ, तो उसमें कुछ पेजेस में ब्लैक लाइव्स मैटर और जॉर्ज फ्लॉयड वाले केस और न्यूयॉर्क के इंसिडेंट्स का जिक्र था। करेक्ट, बिल्कुल तो ठीक कितने बुद्धिमान अफसर हैं और कितने बुद्धिमान इस समय सत्ता पक्ष में लोग हैं, ये आप भी डेली डिबेट करते हैं और हमें भी पता है। तो सरकार से अनुरोध है कि एक परिवार यदि एक सामान्य मुकदमे से गुजरता है तो कितनी मानसिक यातना होती तो है। आप क्या चाहती हैं कि इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई के अफसरों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए? बेशक जिन 80% परिवारों ने इस यातना को बर्दाश्त किया है, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और इस मानसिक यातना के लिए एक रिटन अपॉलॉजी दे। उन जिलाधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही हो और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से उन्हें जरूर कंपनसेट किया जाए, क्योंकि जो उनकी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, जो उनके परिवार में हुआ, वो हम आप उसको भर नहीं सकते हैं। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, ऐसे अफसरों को कभी जिला अधिकारी बनाया ना जाए, इनको फील्ड पोस्टिंग न दी जाए। क्यों? क्योंकि ये अक्षम और अयोग्य हैं, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। अक्षम और अयोग्य होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बायस्ड भी हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर अपनी लॉजिकल और रेडिकल अप्रोच को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि स्वयं पदमुक्त हो जाएं, क्योंकि जमाना और दौर ऐसा है ना कि सत्ता पक्ष में वो लोग ही हैं जो अपने मुकदमे स्वयं माफ करते हैं, जो अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के मुकदमे स्वयं माफ करते हैं। थैंक यू मैडम। वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन ने मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वैभव जी, ये कानून के दुरुपयोग का मामला है। आज मैंने आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया। आपका मत क्या है कि 120 में से 94 केसेस एनएसए के खारिज होने का तात्पर्य क्या है? ब्रिजेश जी, सरकारें जितनी ज़्यादा डरपोक होती हैं, पुलिस और कानूनों का उतना ही खराब इस्तेमाल करती हैं। आप हालात देखिए कि 5 सालों में किसानों का मामला हो तो भी पुलिस सामने आती है, छात्रों का मामला हो पुलिस सामने आती है, शिक्षकों का मामला हो पुलिस सामने आती है, शिक्षा मित्रों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो पुलिस सामने आती है, और घटिया से घटिया मुकदमे लगाए जाते हैं। वो मुकदमे जो वाकई देश की सुरक्षा के लिए कुछ सोच के बनाए होंगे या फिर अंग्रेजों ने इस देश की जनता को कुचलने के लिए बनाए थे। रही बात कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट से तो बहुत ही एक छोटा सा प्राइमरी क्लास का बच्चा भी ये बता सकता है कि कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि जो अलग अलग जिलाधिकारी हैं उन्होंने ये तय नहीं किया होगा, पड़ोस के जिले से नहीं पूछा होगा कि इसमें क्या लिखना है। आदेश एक ही जगह से आते होंगे, लैंग्वेज एक ही जगह से आती होगी कि आपको ये लिखना है, नाम बदलने हैं और तामील करके जल्दी हमें रिपोर्ट करना है। यानी कि वो बिल्कुल हुक्म का गुलाम है, कठपुतली की तरह उस समय जिलाधिकारी बिहेव कर रहा है। ऐसे में माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहले तो इन्होंने इसको एक्सपोज किया और इन मुकदमों को खारिज किया, लेकिन ये आधा अधूरा फैसला होगा अगर इन अफसरों पे कार्रवाई करने के लिए कोर्ट की ही निगरानी में एक कमेटी बनाकर इन अफसरों पे शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि ये भी पता किया जाए कि इन अफसरों को कौन दबाव देता है, कहां से खबर आती है। हाथरस की बिटिया को किसने जलाने के लिए कहा होगा कि रात में मिट्टी का तेल डाल के जला दो, किसने कहा होगा कि ये मर्डर नहीं है ये बोलो, किसने कहा होगा कि ये बलात्कार नहीं हुआ ये बोलो। यानी कि आदेश ऊपर से आते हैं, अफसर तो नीचे बोलने को कोई तैयार ही नहीं होते। नहीं, तो पर अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। अपना बुद्धि विवेक किस दिन काम आएगा? आप पढ़ लिख कर यूपीएससी क्वालिफाई करके किस लिए आते हैं? आज विपक्ष छोड़ दीजिए, इनके अगर एमएलए और मंत्री भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके भी पीछे पड़ जाते हैं। हालात तो इतने खराब हैं कि इतने असुरक्षित हैं कि काम नहीं आता तो दूसरे को मत करने दो। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक बात कही है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि अगर अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया, अधिकारियों को तो इससे ऑफेंड हुए होंगे। अगर मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार में जो उनके सलाहकार बैठे हैं वो तो इसको पढ़ के खुशी हो गए होंगे, वाकई माइंड नहीं है। कोरोना के समय पर ऐसे ऐसे राय देते हैं कि कोरोना मतलब किस तरह का मिसमैनेजमेंट चल रहा है, इनकी चर्चा करने पर भी यहां पर हंसी के अलावा सिवाय इनके कुछ नहीं आता। इसमें जांच हाईकोर्ट के द्वारा एक कमेटी जरूर गठित होनी चाहिए जिसमें की जांच हो इनकी। ऑलराइट, ओपी सिंह के पास वापस चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, जिस तरह के ये प्रकरण सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि एनएसए का दुरुपयोग आपकी सरकार में हो रहा है और आपने इसको सियासी हथियार बना लिया है, क्योंकि जिन पॉलिटिकल केसेस में 25 में आपने एनएसए डिटेंशंस की थी उनमें से 20 मामले को ऐसे यानी खारिज कर दिए गए कोर्ट में। ब्रजेश जी, सारे अपराधियों और बड़े बड़े अपराधियों के मामले में सियासत को जोड़ना एक आम बात हो चुकी है, और वो आम बात इसलिए हो चुकी है कि बड़े बड़े अपराधियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, जिन लोगों ने माननी बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने मुख्य अतिथि बनाने का काम किया है, जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इसलिए सियासत से जोड़ने की हर मामले में जो प्रक्रिया है इससे आश्चर्य लोगों को नहीं होता। मैंने फिर कहा
देखिए यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग के कई लोगों ने इस लोकतंत्र में जो अपना एक व्यक्तिगत सुझाव होना चाहिए वो भी दिया, और हमारी जो व्यवस्था में कमियां हैं उसके बारे में भी दिया। मैं आप सभी प्रबुद्ध वर्ग का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उन प्रबुद्ध वर्ग का स्वागत नहीं कर सकता जिनको पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नामी जितने भी माफिया और अपराधी हैं उनको माननीय बनाने का, संरक्षण देने का काम किन लोगों ने किया, जो बैठ के आपके चैनल पर बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे। उन लोगों को भी देख रही है जनता जो आज चैनल पूरा दिन भर। पर कोर्ट में ये कहा है, कोर्ट ने, ओपी सिंह जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप प्रबुद्धों को कोस रहे हैं वो अलग बात है, पर आप नहीं, प्रबुद्धों को नहीं कोसा। अरे सुन तो लो, मैं प्रबुद्धों का स्वागत किया हूं। अरे सुन तो लो, आप उसमें लिखा है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। 11 ऐसे मामले थे जिसमें जिलाधिकारियों ने अपनी बुद्धि विवेक तक का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल, और कंफर्म कर दिया जिस बात का जिक्र अभी दीपक सिंघल जी कर रहे थे। बिल्कुल, आप ब्रजेश जी जो बातें कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप दूसरे पहलू को देखिए ना। आप उस पहलू को भी देखिए कि आज से 4 साल पहले जो 15 साल की सरकारें थी, उस सरकार में कैसे दंगे होते थे, कैसे रोड होल्ड अप होते थे, कैसे डकैती पड़ती थी। सर आज ही यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा में मथुरा के पास रोड होल्ड अप हुआ, बाकायदा एक पूरी बस लूट ली गई। देखिए, बस रोक कर लूटपाट हुई और जितने जेवर ओवर थे महिलाओं के सब वो बस से उतरवा ले गए। ये अभी बीती रात की घटना है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं होती है, होती है। नहीं, मैं जो आपने उदाहरण दिया मैं उसको भी मान रहा हूं कि एकाध घटनाएं हुई है। मुझे ये बताओ कि इन अफसरों पर आप कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, इन अफसरों पर कार्रवाई, उनकी जो उन्होंने चार्जशीट या आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है, और आप जैसा कि बता रहे हैं इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है या इन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। भाई कोर्ट की इज्जत तो रखो, कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने गलत काम किए हैं, लेकिन तो कोर्ट ने ये नहीं मर्यादा की भी रखो। नहीं, देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोर्ट किसी को छोड़ती है या दोषी करार देती है, ये बात नहीं है। अगर हम किसी आतंकवादी और किसी बड़े अपराधी की कोर्ट में नाम वापसी की पैरवी करते हैं, उस पर टिप्पणी तो हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज किया। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जिन लोगों ने यह कानूनी कार्रवाई किया है उन सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो पिछले 20-25 तो आपका क्या मत है कि जिन्होंने दुरुपयोग किया कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध खुद हैं। नहीं, प्रबुद्ध और आप प्रबुद्धों का विरोध भी करते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, किसी चीज को घुमाने की कोशिश न करिए। ना, मैं कैसे घुमा सकता हूं? घुमाने का कॉपीराइट आपके पास है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ को प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं जिनके विचार स्वागत योग्य है। हाँ। सुझाव भी, लेकिन आप उनका स्वागत कतई नहीं करते हैं। नहीं करते, लेकिन उन लोगों का स्वागत नहीं करते जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो अपराधियों के मामले में पूरे देश में बेनकाब हो चुके हैं, जिनको पूरा देश आज देख रहा है। सीपी पांडे साहब, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं कि दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करने वाले अफसर क्या वाकई में फील्ड पोस्टिंग के लायक हैं? उन्हें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या दी जानी चाहिए, या फिर उन्हें फील्ड से हटाना चाहिए? क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है जिसमें उनकी अयोग्यता और अक्षमता का स्पष्ट उदाहरण है कि 80% मामले खारिज। ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। देखिए, दो कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट किए। पहला एक ऑब्जर्वेशन तो कोर्ट ने यह कहा है कि जिन मामले में, किसी एक मामले में अगर उस व्यक्ति ने जीवन में एक अपराध किया है तो उसमें भी एनएसए लगा है। अगर जीवन में आदमी एक अपराध किया है तो आप कैसे मान लेंगे कि उससे समाज को, पब्लिक ऑर्डर को बहुत बड़ा खतरा है, उससे समाज का अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक अपराध उसने किया, उस पर एनएसए लगा दिया। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब जमानत किसी कोर्ट से उसको मिल गई किसी अपराध में, उसके बाद भी आप एनएसए लगा दिए, तो आप कोर्ट के ने तो आपको जमानत दे दी उसी अपराध में और उसी मामले में आपने वो एनएसए लगा दिया, तो इससे बड़ा दिवालियापन इन अधिकारियों का क्या हो सकता है? लेकिन मेरा जो मानना है, ये कहना है कि इन अपराधियों का दिवालियापन तो अपने आप प्रकट है, लेकिन निश्चित रूप से ये ऊपर से शासन के स्तर से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रमुख सचिव हो या मुख्य सचिव हो, इन लोगों ने कहा होगा कि तुम किसी तरह से वहां से रिकमेंडेशन भेजो, हम लोग लगा देंगे, यहाँ से शासन को लगाना है। तो इस तरह से पूरा तंत्र ही, उस अधिकारी से लेके और चीफ मिनिस्टर तक पूरा तंत्र इसमें जरूर इन्वॉल्व रहा होगा, तभी ऐसे आगे इस तरह के प्रकरण ना आए, कानून का दुरुपयोग ना हो। हमें क्या करना चाहिए?
इस तरह का ये तो कोर्ट को ही स्ट्रक्चर पास करना चाहिए, कोर्ट को ही कहना चाहिए था कि ये माइंड का एप्लीकेशन ठीक से नहीं हुआ है और इसलिए ऐसे अधिकारियों को कभी भी एनएसए जैसे इंपॉर्टेंट मामले में अधिकार का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। और अगर ऐसा करती कोर्ट तो ये कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है एनएसए के लिए रिकमेंडेशन देने का। अगर कोर्ट और नहीं तो कब तक और जिसका दिमाग सही से काम न करता हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ये ज्यादा चिंता की बात है। उसको हटाइए। ऐसे लोगों को कैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रख देते हैं जबकि अपना पावर एक्सरसाइज करने का वो जानता नहीं है। और अगर नहीं जानता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे इंपॉर्टेंट अधिकार को ऐसे अधिकारियों को आप कैसे दे सकते हैं? ये आना चाहिए और इस पर बहस होना चाहिए और सरकार को भी इस पर कार्रवाई करना चाहिए, कोर्ट को भी इसमें स्ट्रक्चर पास करना चाहिए। थैंक यू सर। दीपक सिंघल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप जब फील्ड में किसी अधिकारी को पोस्ट करते हैं तो आप किन योग्यता के आधार पर उसकी तैनाती जिला अधिकारी के रूप में करते हैं, जब ये पाते हैं कि हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये गंभीर टिप्पणी है और मुझे लगता है कि आपके कैडर को और आपकी व्यवस्था को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, इसको पूरा ब्यूरोक्रेसी को बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की इसमें आवश्यकता है। और मैंने जो समझता हूँ कि अगर इस तरह का जो बात आई है तो इस पर एक एज ए टेस्ट केस इसकी परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बैड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हुआ या वहाँ पर प्रेजेंटेशन ख़राब है, क्योंकि खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होता नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्रूव करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट फिर अप्रूव करती है तभी एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष जाता है, एक प्रक्रिया है। तो ये सारी प्रक्रिया में जिन जिन जगह पे इस तरह का अप्रूवल हुआ, फिर उसके बाद जिस भी स्तर पे हुआ, इसका परीक्षण जो है प्रोसिक्यूशन विंग से, लॉ डिपार्टमेंट से, केस टू केस बेसिस पे करके थोड़ा जवाबदेही अगर निर्धारित होगी तो निश्चित रूप से आगे अगर इस तरह की बात नहीं आएगी कि किसी ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया या जल्दीबाजी में किया, तो अधिकारी सतर्क होंगे और ज़्यादा उसको गहन परीक्षण करेंगे। तो मैं समझता हूँ जहाँ इसका एक ही विषय है कि जवाबदेही तय करना, और अगर जवाबदेही तय हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर हर स्तर के अधिकारी इस मामले में ज़्यादा भविष्य में सतर्क रहेंगे। तो ये मेरा इसमें आपको सुझाव है, और ये कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। टेस्ट केस के रूप में ये जो केसेस रिजेक्ट हुए हैं उसको कैटेगराइज करके इसका परीक्षण किया जा सकता है, और लेकिन इसका परीक्षण समयबद्ध रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर समयबद्ध परीक्षण होगा तभी उस बात का प्रभाव फील्ड में अफसरों सर, इसको हम एम्बैरेसमेंट कर लें, कह लें, या कानून के दुरुपयोग का मामला कह लें। इस वक्त बहुत से लोग, और मुझे उम्मीद है बहुत से कलेक्टर्स भी आपकी ये डिबेट में सुन रहे होंगे, उनके सीनियर होने के नाते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि आगे दिमाग का सही इस्तेमाल करें? जैसा कोर्ट ने कहा, दिमाग का सही इस्तेमाल करें। ओपी सिंह को थोड़ी चुभ रही है बात, पर आप सर बोलें, सर जवाब दें। मेरे एक देखिए, लेकिन मैं तो देखिए एक ही बात कहता हूँ, हम लोग जब यंगर ऑफिसर्स जब बहुत शुरू में आए थे, एक हमारे आईसीएस ऑफिसर ने हमसे कहा कि बाबू रीड्स एंड ऑफिसर, साइंस के जो ऑफिसर होंगे वो नाकामयाब हमेशा होंगे, फील्ड में कभी काम कर ही नहीं सकते। सर दोबारा से ये लाइन दोहराएं सर। आप बाबू के बनाए हुए पे दस्तखत करेंगे तो हम, अगर बाबू राइट्स एंड ऑफिसर साइंस, अगर इस कैटेगरी के जो ऑफिसर्स होंगे तो फिर वो निश्चित रूप से फेलियर होंगे, और यही उसका एक उदाहरण है जिसमें ये बात खुल के आई है। नहीं तो ऐसा होता ही क्यों? अगर मान लीजिए इसका मतलब कुछ किसी ने उसको गहराई से पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हुई है और पूरा उसको जैसे कहते हैं मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ता है एनएसए बनाने से पहले। हमें याद है हम लोग रात के 2-2 बजे तक बैठ के एनएसए का ड्राफ्टिंग खुद किया करते थे, तब एनएसए ऑर्डर होता था और मेरे ख्याल से 80% सक्सेस रेट हो जाती थी। लेकिन अब अगर इतना फेलियर हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से स्वयं पढ़ने की जो टेंडेंसी है, अपने जूनियर अफसर्स को ये आग्रह करूंगा, और पुलिस ऑफिसर से भी, खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है इसमें, इसका इनपुट दरोगा लेवल पे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को साइन करें तो एसओ को भी डायरेक्टली बुला के बात करें, जो कंसर्न थाना है, पीओ को जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, उनको बुला के बात करें। अगर आपके डीजीसी क्रिमिनल अच्छे हैं तो उनको भी बुला के बात करें। और कभी कभी तो हम लोग राय कर लेते थे, इवन प्राइवेट वकील से भी जरूरत पड़ जाती थी तो राय करते थे, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर एक बात और बताएं आप, वहां पे जिनके खिलाफ गलत तरीके से दुरुपयोग करके फेक मामलों में एनएसए लगाया गया, क्या वो जिला अधिकारियों की, एसएसपी की या सरकारी अफसरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार में कोई अपील करने का प्रावधान है? कोई नियम है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? वो अपील कर सकता है पीड़ित व्यक्ति?
नहीं देखिए, जहाँ तक अगर किसी ने ब्लैटेंट इस तरह का बात की है तो निश्चित रूप से किसी भी अधिकारी जो अधिकारी होता है उसकी जवाबदेही तय करने का अधिकार पूरा शासन के पास है, तो वो शासन तो पूरा परीक्षण कर ही सकता है। तो जैसे एज ए टेस्ट केस इनमें से कुछ केसेस उठा के जो उनको वर्गीकृत करके कि भाई ये ऐसा केस है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हो, ये कैसा है जिसमें खाली एक ही एफआईआर थी और एनएसए लग गया, ये एक ऐसा केस है जिसमें कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ। तो 4-5 तरह के केसेस अलग से वर्गीकृत कर और उसमें चिन्हित करके जो ब्लेटेंट जिसमें नेगलेक्ट का काम है तो उसमें तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उस अफसर के खिलाफ उसके एसीआर में लिखा जा सकता है कि भाई इस तरह का वो लापरवाही बरतते हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भी क्या लिखा जा सकता है कि इनको दोबारा से जिला अधिकारी ना बनाया जाए या फील्ड में संवेदनशील पद ना दिए जाएं, ऐसा करने का प्रावधान है? देखिए, प्रविधान सरकार तो सरकार सर्वशक्तिमान होती है। प्रविधान अब बस आपने एक लाइन में पूरी बात कह दी, कोई आदमी सरकार सर्वशक्तिमान होती है बस तो उसमें कोई नहीं, मैं समझ गया सर जो आप कहना चाह रहे हैं, सरकार और ओपी सिंह भी समझ गए। नहीं, मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं शक्तिमान की बात मैं इसलिए कहता हूँ, सरकार को अगर ये मंशा अगर स्थापित हो जाए कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी है जी, तो निश्चित रूप से मैसेजिंग करने के लिए कुछ टेस्ट, ये तो नहीं हो नहीं सकता कि 40 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कह दिया जाए दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बने। लेकिन मतलब प्रैक्टिकल बात देखिए ना, लेकिन 1-2 के ऊपर अगर कोई जहां बिल्कुल ब्लैटेंट है, अगर मान लीजिए इस तरह का है तो उसमें थोड़ा सा पनिशमेंट मिलेगा तो निश्चित रूप से अधिकारी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। उसके बारे में सुचि विश्वास कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। सुचि जी, आप मुझे बताइए, ये दुरुपयोग का प्रमाण है और जब तक आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कीजिएगा तब तक आगे भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो, इसकी कोई संभावना नहीं। आपको इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। बिल्कुल, जो आपको मतलब सरकार को। अभी सिंघल साहब जो कह रहे थे, मैं उसमें से एक लाइन पिक करूंगी कि सरकार सर्वशक्तिमान है, तो शक्तियां उन्होंने एक्सप्लेन करी। कुछ हिडन शक्तियां भी होती हैं कि ज़बरदस्ती रिटायर भी किए जा सकते हैं, ज़बरदस्ती पदमुक्त भी किए जा सकते हैं। मैं जस्टिस लोया वाला तो उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन और उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम उदाहरण हैं। 3 अभी तत्कालीन जल्द चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार सर्वशक्तिमान होती है, तो मैंने उसकी बात की गंभीरता को समझिए। बिल्कुल, मैं उसको उसी गंभीरता में, उसी सर्वशक्ति के अंतर्गत बिल्कुल उनके पद का सम्मान करते हुए उनकी पूरे विषय में उन्होंने टेक्निकली बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ उसमें से मैंने एक लाइन पिक करी है कि ये जो सर्वशक्तिमान है तो कुछ इसकी गूढ़ कूटनीतिक और गहरी शक्तियां भी हैं जिसको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके पद के रहते उनकी मिस्टेक है या यूपीएससी के जो भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भय भी शामिल है। अभी जो 3 अफसरों पर उन्हें रिटायरमेंट किया गया और भी तमाम अफसरों पर तरह तरह से जो गाज गिरती है, तो एक पक्ष इसका ये भी है कि सरकार के दबाव में या सरकार के अनुरूप जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है कि जहां ऐसे लगना है लग गया, जहां हटना है हट गया। आप ये कहना चाहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी भय में है और उसी दबाव में ऐसे लगाती है? एक हिस्सा तो बिल्कुल भयभीत है। अब जो जिलाधिकारी हाथरस की तरह काम कर रहे हैं कि 2:30 बजे रात को पेट्रोल डालकर दाह संस्कार कर देते हैं एक हिंदू युवती का, और सामने आकर लोग पूछते हैं कि वजाइनल स्वाब मिला या नहीं मिला, तो डेफिनेटली जो उनके सुर में सुर मिलाए वे मौलिक भी हैं, योग्य भी हैं और बेहतरीन भी, वो तमाम तरह के पुरस्कारों के हकदार। लेकिन एक तबका वो भी है जिसके ऊपर सरकारी इसी सर्वशक्तिमान शक्तियों का अतिक्रमण भी जारी है जी। तो निश्चय ही मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक लॉजिकली देखना चाहिए और दंडात्मक कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए। जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी और पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का दुरुपयोग रुकना बड़ा मुश्किल है। अनस तनवीर भाई मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनस जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये दुरुपयोग का मामला है, ये तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। आपका मत क्या है कि आगे इस तरह का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब सरकार को, हमें मतलब जुडिशरी को, हमें मतलब सिविल सर्वेंट्स को? जी देखिए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अदालत ने ये नहीं कहा कि कोई सजा देनी चाहिए, तो एक सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। कोर्ट हेजिटेट करती है कि हम ऐसा कोई आदेश ना दे कि वो हम एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चले जाएं। यहाँ पे कई मौके आए हैं जहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है कि एग्जीक्यूटिव के डोमेन में भी गई है, जस्टिस करने के लिए गई है, उनके पास पावर है। लेकिन हाई कोर्ट का मात्र इतना कह देना कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कट कॉपी पेस्ट हुआ है, ये काफ़ी होता है किसी भी अधिकारी का सस्पेंशन करने के लिए। ये काफ़ी होता है एक इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए।
ये पूरा बेसिस बन सकता है उस इंक्वायरी के लिए। दूसरा मसला ये है, हम जुडिशरी, अभी ये मैटर्स पेंडिंग है, ये मैटर जहां तक है सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी आएगी। कोर्ट के पास पावर है कि वो एक इंक्वायरी स्थापित कर सके, एक जुडिशियल इंक्वायरी स्थापित कर सके और उसकी रिक्वेस्ट की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव से उम्मीद नहीं है, लेकिन असल में पावर, जैसा उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान तो सरकारी है और उनको, अरे उनके मुंह से निकल गया, आप लोगों ने लपक लिया। आनी चाहिए। अब मौका मिला है तो हाँ, और नहीं, कोई गलत बात नहीं, उनके पास है सारी पावर। वो नहीं, मैं तो उनको सजेस्ट करता हूं कि वो नए अफसरों की क्लास लें। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। दीपक सिंघल जी अपना यूट्यूब चैनल खोलें और जो नए रिक्रूट किए हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर है नए बैच वालों को, उनको थोड़ा सेक्शन वगैरह बताएं, अगर ओपी सिंह को कोई एतराज न हो तो। नहीं, अधिकारियों को यह भी याद दिलाना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने एक शपथ ली है, एक बड़ा मुश्किल एग्जाम निकाला है, वो सरकार की सेवा के लिए नहीं है, वो देश की सेवा के लिए। और देश, अरे पोस्टिंग कराने आप थोड़ी आइएगा, उनको डीएम बनना है, आप थोड़ी उसमें मदद करिएगा। बात यही ओके। हाँ, तो वैभव महेश्वरी मुझे ज्वाइन कर चुका है। वैभव जी, बिल्कुल सही है। जब तक आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे और गलत करने वाले अफसरों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक भविष्य में भी इस प्रकार के दुरुपयोग को आप रोक नहीं पाइएगा। सही बात है, इकबाल तो बिल्कुल खो दिया है। ऐसा लगता है कि अफसर बस ऊपर से आने वाले एक आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं और प्रोएक्टिव होकर कई बार ये वो बेसिकली अफसर जो है वो समझ जाते हैं कि ऊपर क्या मंशा होगी। थोड़े ही दो चार दिन के अंदर ये अफसर ये भांप लेता है, थोड़े दिन के अंदर ये भांप लेता है कि सरकार किस तरह से चलानी है और पंचतंत्र किस तरह से चलाना सरकार को है, वो चाहता है। तो वो भांप के उसके अनुसार वो काम करते हैं। कॉपी पेस्ट इसका उदाहरण है कि कॉपी कहां से करना है, यानी सोर्स पंचमतल है, पेस्ट कहां करना है वो जिला है। तो उन्होंने कॉपी पेस्ट अपना कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी, अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बारीकी से अपने खुद के मुकदमों का भी स्टडी किया होगा और पाया होगा कि वो निर्दोष है। उन्होंने अपने ऊपर के सारे केस हटाए। मैं कहता हूं बस 1 साल रह गया है, 4 साल 5 साल आपने बहुत मुकदमा खेल लिया। अब कम से कम पूरे प्रदेश में इतने लाखों लोग निर्दोष इस तरह के जेल में पड़े होंगे जो आपके जैसे नेचर, बायस नेचर की वजह से वहां पर फंसे होंगे, तमाम सरकारों की वजह से फंसे होंगे। आज अभी भी आपने इन चीजों का प्रायश्चित आप कर सकते हैं, जो गलतियां हुई हैं, कि उन लोगों को बाहर निकालिए। इस तरह की अफसरों की लापरवाहियों से या नियत खराब होने की वजह से जो किया है उनको बाहर निकालिए। नहीं होता तो अगली कोई सरकार आगे करेगी। हम आते हैं, हम आके करेंगे। हम तो सारे फर्जी मुकदमे वापस करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सब करके दिखाएंगे। ओके, दीपक सिंघल जी, आप एक क्लास क्यों नहीं शुरू करते हैं ऑनलाइन, जहां आप अपने अफसरों को ये बताएं हाउ टू इम्पोज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? ब्रजेश जी, आपने सुझाव दिया, अभी इस पे विचार करते हैं। आपने बात कही है, जरूर इसमें मानसिक रूप से मैं विचार करके मैं सोचता हूँ क्या किया। व्हाई नॉट टू यूज जी, ये लिखिएगा, व्हाई नॉट टू यूज एनएसए, हाउ टू यूज, हाउ नॉट टू यूज, हाउ टू यूज। ओके, ओपी सिंह जी, मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कार्रवाई करेगी। उम्मीद तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए ब्रजेश जी। आप हर डिबेट में मुझे उम्मीद बंधाते हो लेकिन करते नहीं हो। सुनिए, 2 बात है। एक तो मैं डिबेट पर आपके सुन रहा हूं, जैसे लग रहा है कि जो आईएएस और आईपीएस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आईएएस है और आईपीएस हैं, न कि वो जनसेवा के लिए वो एक व्यवस्था के तहत है। और जहां तक बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डीएम नहीं पोस्ट होने। अरे ब्रजेश जी, पूरे भारतवर्ष में इस आईएएस आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, लापरवाही के मामले में योगी जी की सरकार ने जितनी कार्रवाई किया है उतना भारतवर्ष के किसी प्रदेश में लाइन है जो हमेशा रहती है। बहुत शुक्रिया, ये बहुत सही है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि कानून का दुरुपयोग रुकेगा और जिला अधिकारी, एसपी या उनके मातहत अफसर जरूर सीखेंगे कि कानून का कभी दुरुपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये जब पलटकर खुद के सामने खड़ा होता है तो स्थिति बड़ी भयानक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।